गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा +1 केमिस्ट्री की क्लास में है हम आज, और आज का हमारा जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मॉडल कंप्लीट कर देंगे, दूसरे मॉडल का इंट्रोडक्शंस कंप्लीट करेंगे आज। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें बेटा, और लाइक और शेयर का बटन दबा दो। अब देखो, एक बार छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं आप जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स चल रहा है हमारा चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है। जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम है आज। गाइज, इन 1904 में जे थॉमसन्स प्रपोज्ड ए मॉडल ऑफ एन एटम। मतलब उससे पहले लोग पढ़ते थे इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दैट, इट इज़ द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ ईच एंड एवरी मटेरियल एंड वट एवर। बट किसी ने भी ये नहीं बताया कि आखिर एटम कैसे दिखते होंगे। तो सबसे पहले एक हाइपोथेसिस दी गई और जे थॉमसन्स ने प्रपोज किया 1904 में, और उन्होंने इसकी तारीफ में कुछ बताया। बट गाइज, किसी ने भी जे थॉमसन्स से ये नहीं पूछा कि आपको कैसे पता चला कि ये ऐसा हो रहा है। दैट मीन्स टोटली अज्यूम्ड था, अजम्पशंस के ऊपर था, अवधारणाओं के ऊपर ये मॉडल बेस्ड था, इसलिए डिस्कार्ड हो गया। फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा, कोर्स में है। 1904 में जे थॉमसन्स डिस्क्राइब द मॉडल ऑफ एन एटम। उन्होंने कहा, सबसे पहला उनका पॉइंट था, एवरी एटम इज स्फेरिकल इन शेप, लाइक है जैसा बोर्ड पे दिख रहा है। ईच एंड एवरी एटम इज स्फेरिकल इन शेप, हर एटम स्फेरिकल है शेप में। अब आप समझ रहे हैं ना, इसी बात पर क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा कि क्यों, आपको कैसे पता चला कि एटम स्फेरिकल है। इस बात का कोई जवाब नहीं था जे थॉमसन्स के पास। सो दिस पॉइंट आल्सो बी मेंशन इन द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मॉडल। इस मॉडल के ड्रॉबैक्स में भी आएगा ये पॉइंट। सेकेंड, द नंबर ऑफ कैथोड एंड एनोड रेज आर इक्वल। क्योंकि गाइज लास्ट वीडियो में आपको बताया था, उन दिनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होता था, और हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को कैथोड और एनोड रेज बोलते थे। तो उन्होंने कहा द नंबर ऑफ कैथोड एंड एनोड रेज आर इक्वल, दोनों बराबर होंगे। दैट इज एज ए होल एटम इज न्यूट्रल, ताकि हम मान सकें कि एज ए होल एटम न्यूट्रल होता है। यानी कि कैथोड और एनोड रेज, यहाँ पर भी देख लीजिएगा, 1 2 3 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 1 2 3 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस्ड है। उसके बाद नेक्स्ट था, द डिफरेंट एटम हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कैथोड एंड एनोड रेज। मतलब जैसे जैसे एटम बदलेगा, कैथोड और एनोड रेज के नंबर भी बदल जाएंगे। गाइज, एग्जाम्पल दिया गया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, एक फिजिकल एग्जाम्पल, और बंदा कह रहा है सीड्स इनसाइड द वाटरमेलन, तरबूज के अंदर बीज। द सीड्स आर मेंशन एज द नेगेटिव चार्ज एंड द रेड कलर प्लाज्मा ऑफ द वाटरमेलन आर टेकन एज द पॉजिटिव। उन्होंने कहा सीड्स इनसाइड द वाटरमेलन आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। और दूसरा है प्लम्स इन पडी। क्रिश्चियंस लोग चर्च में जो प्रसाद बनाते हैं खीर जैसा, वहाँ पर मेंशन किया जाता है ना, वहाँ पर ड्राई फ्रूट्स होते हैं और मिल्क होता है। जो मिल्क का प्लाज्मा है वो पॉजिटिव और सारे ड्राई फ्रूट्स है वो नेगेटिव, उसको बोला जाता है प्लम्स इन पडी। देन दैट इज आल्सो बी द एग्जांपल ऑफ द जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। जे थॉमसन्स ने 1904 में ये मॉडल डिस्क्राइब किया, अज्यूम करके बताया एवरी एटम इज स्फेरिकल इन शेप, हर एटम स्फेरिकल शेप में थे। दूसरा, नंबर ऑफ कैथोड एंड एनोड रेज या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर इक्वल, सो एटम इज न्यूट्रल। फिर बताया तीसरा, डिफरेंट एटम हैव डिफरेंट कैथोड एंड एनोड रेज। उसके बाद गाइज, अगर ड्रॉबैक्स की बात की जाए कि ये मॉडल फेल क्यों हो गया, तो पहला पॉइंट, इट कांट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस। मतलब ये एटम है, बिकॉज ऑल वी नो दैट ए सिंगल एटम हैव न्यूट्रॉन या न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन चीज़ों का यहाँ कोई सेपरेट डिस्क्रिप्शंस नहीं दिया गया। तो पहले बताया गया है इट कांट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस। इस मॉडल ने न्यूक्लियस की पोजीशन के बारे में कुछ नहीं बताया, हेंस दिस मॉडल गेट बी फेल देयर। सेकेंड, गाइज आप भी समझते होंगे कि अगर एक इलेक्ट्रिक वायर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को अगर आपस में ऐसे टच करें तो आपको पता है ना क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, एक धमाका उठेगा, या तो एमसीबी ड्रिप कर जाएगी या आग लग जाएगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही एटम के अंदर शो कर दिया गया है।
कॉमन सरफेस के ऊपर, इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव साथ साथ रहते हैं। हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक कॉमन सरफेस एरिया पर पॉजिटिव और नेगेटिव या कैथोड और एनोड रेज वहाँ पर मिल जाए। तीसरा, एज आई टोल्ड अर्लियर, इट कांट एक्सप्लेन अबाउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं किया। दैट मीन्स 1904 तक भी थॉमसन्स को न्यूट्रॉन्स का जिक्र करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। हेंस दीज आर द कॉमन पॉइंट्स ऑन विच जे थॉमसन्स गेट बी फेल। पहले जे थॉमसन्स मॉडल बनाना है, 2-3 पॉइंट है गाइज, ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। दिस इज़ अबाउट द जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। उसके बाद हम वैसे तो नेक्स्ट वीडियो हमारी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम पर आएगी, लेकिन गाइज ध्यान रखें रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जे थॉमसन्स की तरह से अजम्पशंस पर टिका हुआ नहीं है। मतलब ऐसे सोची समझी धारणा ही नहीं है कि ऐसा होगा ऐसा होगा। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एक्चुअल में एक प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर डिपेंड है, एंड दैट इज रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बोला है मैंने आपको, रदरफोर्ड ने सीधा सीधा किसी चीज़ को नहीं बताया, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बताया। गाइज एक बार रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखेंगे और फिर बात करेंगे। यहाँ जैसे बोर्ड पर आज की वीडियो ओपन हो रही है, ये वाले डायग्राम देख करके सब लोग बड़े क्रेजी हैं कि 9th क्लास में 8th क्लास में भी ऐसा डायग्राम था बुक में और टीचर ने इसके बारे में क्या बताया क्या नहीं, या आपने भी बहुत सिंसियरिटी से जब इस डायग्राम को देखा होगा तो आपको भी कुछ समझ नहीं आया होगा। बहुत सारी राउंड राउंड बॉल है और 2-3 लाइनें सीधी गई हुई हैं, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, एंड ए लॉट ऑफ मैनी मोर टास्क आर देयर। गाइज एक्सपेरिमेंट का सेटअप देखिएगा। इन द स्टडी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, ये हमारे पास कल की तरह से एक वुडन कैविटी है। ये गाइज वुडन कैविटी है और इस वुडन कैविटी के अंदर कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है। यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल गए हैं, यहाँ स्लिट अरेंजमेंट करके एक सीधी अल्फ़ा पार्टिकल्स को या अल्फ़ा रेज को आगे भेजा। ये गोल्ड फॉइल है और गोल्ड फॉइल को चारों तरफ जिंक सल्फाइड स्क्रीन से कवर कर रखा है। पहले वाली वीडियोस जो आई उनमें हमने आप लोगों को बताया था, whenever any charged particle when just try to hit the zinc sulfide screen, then zinc sulfide screen will start to illuminate with green color fluorescence। तो जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन है वो ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस के साथ चमकना शुरू कर देती है। तो गाइज अब क्या हुआ, जैसे ही अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल पर टकराते हैं, पतली सी गोल्ड की पत्ती है, तो कह रहे हैं गाइज एक बार तो राइटर को इस जगह पर फ्लोरेसेंस नज़र आई ग्रीन कलर से, कभी यहाँ आती है कभी यहाँ आती है कभी यहाँ आती है कभी यहाँ आती है, एंड एक्सपेरिमेंट इज ओवर। नाउ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर अराइज देयर। आप समझ रहे हैं ना यहाँ क्या क्या, ये सिर्फ जिंक सल्फाइड स्क्रीन को एविडेंस बनाने के लिए ऐसा किया गया। अब गाइज कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम इस गोल्ड फॉइल को देखते हैं तो ये वाली गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसे दिखाई देती है, बिकॉज गोल्ड फॉइल हैव अ लॉट ऑफ गोल्ड एटम। ये सारे गोल्ड के एटम हैं। अब क्या हुआ, अब उन्होंने इस रैक एंड पिस्टन अरेंजमेंट से राइटर ने ऐसे उठा उठा करके अल्फा रेज को एक बार यहाँ से पास करने की कोशिश की। ये अल्फा रेज सीधी यहाँ से पास हो गई। फिर उन्होंने थोड़ी किसी एंगल पर पास करने की कोशिश की। ये वाली अल्फा रेज इस जगह पर जाकर के इधर बेंड कर जाती है, ये वाली इस जगह पर जाकर के इधर बेंड कर जाती है। नीचे भी कुछ पास हो गई, कुछ किसी एंगल पर जाकर के बेंड कर जाती है और कुछ सीधी निकल जाती है। अब हम आपको याद दिलवाएंगे आपने क्या पढ़ा था। आपकी टीचर ने इस रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन दी थी गाइज, और टीचर बोलती थी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द एटम विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ऐसा बोला गया है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द एटम विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। दूसरा पॉइंट बोला जा रहा है ए फ्यू अल्फा पार्टिकल बेंट विद स्मॉल एंगल। तीसरा पॉइंट बोला गया था ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बेंट विद लार्ज एंगल। और गाइज लास्ट बोला जा रहा था ए वेरी वेरी फ्यू 1 आउट ऑफ द 20,000 अल्फा पार्टिकल्स मूव बैक ऑन देयर ओरिजिनल पाथ। फिर से सुनिएगा गाइज एक्सप्लेनेशन। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द एटम विदाउट एनी डिफ्लेक्शन।
a few are bent with small angle, a few are bent with large angle, only very few, 1 out of the 20,000 are move back on the same path back. ये गाइज इस एक्सपेरिमेंट के मेन टास्क थे, पॉइंट थे। आई होप आज आपको ये राउंड वाला ये वाला फिगर आज क्लियर हो गया होगा। एक्चुअल में ये फिगर यहाँ से जो गोल्ड फॉइल है हमारी थिन गोल्ड फॉइल, उस थिन गोल्ड फॉइल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखने से पता चल रहा है। ये वाली जो तीनों चारों रेज हैं, एक्चुअल में ये तीनों चारों रेज यहाँ से निकलती हुई नज़र आ रही है। अब अगर इसी सेटअप को मैं यहाँ कर दूँ तो देखिएगा, कभी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन यहाँ इल्यूमिनेट होगी, कभी यहाँ होगी, कभी यहाँ होगी, कभी यहाँ और कभी यहाँ, ऐसा ही वहाँ पर हो रहा है। सो दीज आर द वे टू इल्यूमिनेशंस ऑफ द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। गाइज एक स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं।